With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्ते कहता हूं और मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम अर्पित कुमार है। मैंने इस बार यूपीएससी की जर्नी में AIR 136 हासिल की है और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा है। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने गृह जिले चित्रकूट से की है और मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हुआ है। यूपीएससी की वर्तमान समय में जो योजना है उसमें प्रीलिम्स एक हाईली रैंडम पेपर बन गया है और ये वर्तमान समय में काफ़ी टफ आ रहा है। तो हमें प्रीलिम्स की एक विस्तृत व्यापक योजना बनानी पड़ती है जिसमें एक दो पेपर हैं, एक जीएस और दूसरा सीसेट। अभी तक क्या होता आया था कि हम जीएस पढ़ लेते थे और उसके बेसिस पर हम जीएस निकाल लेते थे और सीसेट हमारा निकल जाता था। बट अगर हम इस बार की कट ऑफ देखेंगे तो जीएस की कट ऑफ 75 गई है और सेम टाइम पे हमें सीसेट में भी 67 मार्क्स चाहिए होते हैं। क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में सीसेट फेल हो गया था तो जो मेरा व्यापक आधार था वह सीसेट की ओर था, तो मैंने साल भर सीसेट पर ध्यान दिया। पहले मैंने जब पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ तो मैंने कोचिंग क्लासेस की। उसके बाद मैंने सितंबर के मंथ से 2023 के अटेम्प्ट के लिए सितंबर के मंथ से मैंने डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और लगभग 1 से 1.5 घंटे मैंने प्रिपरेशन की है डेली बेसिस पे। साथ ही मैंने अच्छी कोचिंग के एक टेस्ट सीरीज लगाए और मैंने जाकर लाइव टेस्ट दिए जिससे मुझे प्रेशर फील हुआ, स्ट्रेस फील हुआ और मैं टाइम मैनेजमेंट सीख पाया। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में पहले अटेम्प्ट में मेरा स्कोर अच्छा था, 106 मार्क्स थे और इस अटेम्प्ट में मेरा स्कोर 112 है। क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था और मेरा जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिकल साइंस से था, तो पॉलिटी में मेरी कमांड अच्छी थी। पॉलिटी में कमांड के साथ साथ मैंने इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सभी सब्जेक्ट्स पर भी कमांड बनाई। जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, यहाँ से कम 60 से 70% क्वेश्चन हमारे सही हों। और जो कुछ पेरिफेरियल सब्जेक्ट्स हैं लाइक आर्ट एंड कल्चर हो गया या मैपिंग हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर अगर हम आधे क्वेश्चंस भी सही कर पाते हैं तो हम कम्पिटेटिव एज में रहते हैं। ये मैंने किया कैसे था, मैंने ये खुद से लक्ष्मीकांत और जो भी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनको पढ़ने के बाद उनके नोट्स बनाए। जब मेरे नोट्स बन गए तब मैंने कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली और टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने सेल्फ इवेल्युएट किया कि मैं कितना स्कोर पा रहा हूँ। और इस तैयारी में एक जो विशेष बात यह रही है कि मैंने अपने दोस्तों से अपना कंपैरिजन नहीं किया कि मेरे दोस्त के कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अपना कंपैरिजन खुद से किया है कि अगर टेस्ट नंबर 6 में मेरे इतने मार्क्स हैं तो टेस्ट नंबर 7 में मेरे मार्क्स उससे थोड़े ज़्यादा आने चाहिए। जब मैंने हर टेस्ट में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया तब मैंने पाया कि जो मेरा लास्ट टेस्ट थे तो वहाँ मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। और यूपीएससी की मार्कशीट में भी अगर आप देखेंगे तो मेरे प्रीलिम्स में स्कोर काफ़ी अच्छे हैं। मेरी तैयारी में दो बड़ी समस्याएं आई। एक तो पहले मैंने सेल्फ स्टडी करता था, क्योंकि मैंने जो कोचिंग ज्वाइन की थी वो मेरी आशाओं के अनुसार नहीं थी तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो सेल्फ स्टडी पे क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो एक बड़ी समस्या यह रही। और जो दूसरी समस्या थी वो एकेडमिक समस्या और फाइनेंशियल समस्या नहीं थी, वो थोड़ी इमोशनल समस्या थी। मैंने तैयारी की जर्नी के दौरान बीच में ही अपने पापा को कोविड से खो दिया था, तो वह जो एक इमोशनल खालीपन था वह मुझे बहुत परेशान करता था और एक अकेलेपन वाली फीलिंग आती थी। तो ये दो समस्याएं थी जिन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। और अगर इन समस्याओं को मैंने कैसे टैकल किया, तो पहली समस्या को मैंने जैसे डीकेटी पे बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल होते हैं और जो भी टॉपर स्टॉक होती हैं उनको मैंने देखा, वहाँ से एक अच्छी प्लान्ड डिटेल्ड स्ट्रेटजी बनाई। जो टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल हैं उनको मैंने देखा और जो पीवाईक्यूज थे, पीवाईक्यूज को मैं डेली बेसिस पर देखता था कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मटेरियल मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से वो क्वेश्चन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और जो दूसरी समस्या थी वह समस्या ऐसी है कि उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, बट जो मेरी फैमिली है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, खासतौर पर मेरा जो भाई है, इन लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मुझे वह अकेलापन नहीं फील होने दिया
जो मुझे पापा के जाने के बाद फील हो रहा था। तो मैं इन दोनों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ और इनकी वजह से हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे प्रीलिम्स में दोनों अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसके लिए जो मेरी सिंगल पॉइंट स्ट्रेटजी थी कि आप एक बार अपनी बेसिक्स बुक पढ़ लो, उनके नोट्स बना लो। उसके बाद आप बहुत सारी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। लगभग मैंने पहले अटेम्प्ट में 70-80 टेस्ट और दूसरे अटेम्प्ट में भी इतने ही टेस्ट दिए थे। जब मैं टेस्ट देता था तो मैं प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहनकर बैठता था, चाहे वो घर में हो या टेस्ट सेंटर पे हो, और मैं फील कर पाता था कि ये मेरा यूपीएससी का ही टेस्ट है। जब मैंने ऐसा किया तो जिस दिन मेरा एक्चुअल एग्जाम था उस दिन मुझको मॉक जैसी फीलिंग ही आई, क्योंकि इस एग्जाम से पहले मैंने टेस्ट के माध्यम से कई बार उस प्रोसेस से गुजर चुका था। और दूसरी बात, हम टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें। लेट से आपने कोई टेस्ट दिया और आपके उसमें 60 नंबर हैं, तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि अगर आप पूरा रिवाइज कर लेंगे तो जो आप नेक्स्ट टेस्ट देंगे उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बट वहाँ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी रिवाइज करना होता है पहले कर चुके होते हैं। तो हमें अब आवश्यकता होती है कि हम जो हमारी अटेम्प्ट कैसे करना है उसको देखें। तो मैं क्या करता था, मुझे आप कोई भी टेस्ट सीरीज दो या कोई भी उसका सेट हो, मान लीजिए ABCD है, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते थे लाइक पॉलिटी हो गया, तो मैं अपना टेस्ट पॉलिटी से ही स्टार्ट करता था। जब मैं पॉलिटी कर चुकता था और मुझे वहां से कॉन्फिडेंस मिल जाता था, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर जाता था। साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी वाले क्वेश्चंस को भी पढ़िए, साथ ही इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, ताकि जो लूप होल मिलेगा ना आपको दोनों ट्रांसलेशन में, वो आपकी हेल्प करेगा। और जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपको राशनल रहना है, लॉजिकल थिंकिंग करनी है और एक प्रोग्रेसिव सोचना है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी भी पदाधिकारी की पावर्स की बात की जा रही है, अब आपको देखना है कि उसका क्रम क्या है, उसकी वरीयता क्या है। अगर वो कर सकता है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये काम इसके पद के हिसाब से है। तो अगर आप लॉजिकल रहेंगे और आप प्रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपकी जो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है वह ठीक रहेगी। पहले अटेम्प्ट में मैं सी सेट फेल हो गया था और मुझे वहां से इतना धक्का लगा कि मैं यार जीएस में पास हूँ और सी सेट में फेल हूँ। वर्तमान समय में सी सेट एक ऐसा पेपर बन रहा है जो आपको आईएएस बना भी सकता है और आईएएस बनने से रोक भी सकता है। तो सी सेट पेपर अटेम्प्ट करने की मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि अगर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो मैं पहले 5 मिनट में पूरे पेजेज को पलटाऊंगा और यह देखूंगा कि कहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं वहां पर जाऊंगा पहले जहां पर क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूँ। सी सेट की जो पूरा खेल है यह है कि आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आप कर सकते हैं। अगर आप वहां फंस गए जो क्वेश्चन स्लाइटली टफ हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और अगर उनका आंसर भी नहीं आया तो आप पैनिक कर जाएंगे और स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को फाइंड करिए जहां पर आप बेटर कंडीशन में हैं और जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही एक डाउट आता है कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है या मैथ करना है। तो मेरा यह मानना है कि आप कुछ कुछ करते चलिए। लाइक आपने पहले 5 क्वेश्चंस मैथ के कर लिए, फिर 3 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के कर लिए, फिर मैथ के कर लीजिए, फिर कॉम्प्रिहेंशन के कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि पहले से माइंड में कुछ फ्रेमवर्क बना के मत जाइए कि मैं 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊंगा या 60 क्वेश्चंस करके आऊंगा। पेपर की क्वालिटी देखिए, उसका टफनेस लेवल देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और दूसरी बात, एग्जाम हॉल में सी सेट में स्ट्रेस नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। आप अगर 35 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी में ऐसा माना जाता है कि आईएएस आपको मेंस ही बनाता है, क्योंकि उसका जो वेटेज है मार्कशीट में वो बहुत अधिक है। प्रीलिम्स आपको सिर्फ एलिमिनेट कर रहा होता है कि आप इस एग्जाम को देंगे या नहीं देंगे। तो जो मेरी पूरी प्रिपरेशन का जो बेस था वह मेंस ही था। मैंने अपनी तैयारी को मेंस के लेवल से ही स्टार्ट किया था। जो मेरे रिसोर्सेज थे, अगर मैं जीएस वाइज काउंट कराऊं तो जीएस 1 में जो हिस्ट्री है वो स्पेक्ट्रम था, ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज थे एंड सोसाइटी में विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल था। जीएस 2 की बात करें तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया और जो करंट अफेयर्स के लिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स थे। गवर्नेंस के लिए विजन का मटेरियल हो गया और आईआर के लिए जो करंट अफेयर्स हैं लाइक विजन की मैगजीन हो गई, या आप किसी भी कोचिंग की मैगजीन ले सकते हैं। मैं विजन यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनकी फॉलो की है। मैं ये समझता हूँ कि हर कोचिंग की मैगजीन सेम लेवल की होती है, तो आप किसी भी कोचिंग की मैगजीन देख सकते हैं। जीएस 3 के रिसोर्स की बात करें तो मैंने इकोनॉमी में रमेश सिंह पढ़ा था और इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो मतलब टॉपर्स कॉपीज है वहां से मैंने सीखा था। जीएस 4 के लिए मैंने खुद से एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए थे और जो लेक्सिकॉन की बुक है वहां से कुछ थ्योरी प्रिपेयर की थी। अब अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आपको जो एनालिसिस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि 1850 तक क्या चल रहा था, 1850 के बाद क्या चल रहा था, ताकि जो आप आंसर लिखें तो उसमें आप चेंज को दर्शा सकें
कि हाँ ऐसे ऐसे चेंज हुआ है और प्रेजेंट ऐसे फॉर्म किया है। तो एक बार जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, उसके आप नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेस्ट सीरीज मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और आप टेस्ट के आंसर लगाइए। जब आप आंसर लिखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत अच्छे लिख पाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस को आपको नहीं आ रहे होंगे। तब आप देखिए कि जो मॉडल आंसर्स हैं आप उनसे सीखिए। सेम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आपको ज्योग्राफी के आंसर्स में मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप दो तीन आंसरों में एक मैप भी डाल पाएंगे तो आपके आंसर्स बेटर होंगे। जो मेरी मेंस की तैयारी का बेटर ब्रॉडर फ्रेमवर्क था वह यह था कि पहले आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़िए, उनसे आप थोड़े थोड़े नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट लिखने जाइए, और जो वहाँ से मॉडल आंसर्स मिल रहे हैं आप उनको अपने नोट्स में शामिल कीजिए। इससे जो आपके नोट्स हैं वो एनरिच होंगे। साथ ही आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको मेक श्योर करिए कि उसमें फैक्ट्स भी हो, डेटा भी हो और एग्जाम्पल्स भी हो, ताकि आप कोई बात कह रहे हैं तो वह हवा में न लगे। उसके पीछे एक सब्सटेंशियल एविडेंस होने चाहिए कि हाँ इसकी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। अगर आपने इकोनॉमी में कुछ भी लिखा है तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सब के डेटा होने चाहिए वहाँ पर। आपने सोसाइटी में कुछ भी लिखा है तो अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आप पॉलिटी में आंसर्स लिख रहे हैं तो आर्टिकल्स होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग्स होनी चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस में आता है एथिक्स। अगर आप एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम सबको पता है एथिक्स क्या होता है, हम फॉलो भी करते हैं, बट जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं डालेंगे तब तक वो सतही लगेगा। जब आप एग्जाम्पल्स डालेंगे तब आपकी बात में डेप्थ आएगी और बात में वजन आएगा। तो आप एक अच्छे एग्जाम्पल्स तैयार कीजिए। वो एग्जाम्पल्स किसी के भी हो सकते हैं, आईएएस पीसीएस के हो सकते हैं, या तो फिर समाज सेवियों के भी हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन के भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हमें एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं और एक एनालिसिस करना है। अब जो मेरा मजबूत पक्ष था मेंस में वो था एसे। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आपने एसे कैसे तैयार किया है। तो ऐसे के लिए हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। हाँ, जो तैयारी के अलावा कुछ बुक्स हैं, या सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, या ऑटोबायोग्राफीज हैं, या बायोग्राफीज हैं, आप उन बुक्स को पढ़िए, वहाँ से अच्छे थॉट्स कलेक्ट कीजिए। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हों, ऐसे के लिए आवश्यक है कि आपकी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है। तो आप अपनी लैंग्वेज पर भी काम करिए और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें भी कलेक्ट कीजिए। और दूसरी बात, आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक आप क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं और वहाँ पे कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे आप सीख सकते हैं, तो आप उसको वहाँ से लीजिए और अपने एसे में डालिए। तब आपका ऐसे लाइवली होगा, और ऐसे हमको मार्क्स तभी देगा जब हमारी कॉपी चेक करने वाला इंसान हमारे ऐसे को बिना रुके हुए पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ता है। तो इस प्रकार मैंने अपना मेंस तैयार किया था। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमें डे वन से आंसर लिखना चाहिए या हमें कुछ समय बाद से लिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, लाइक मैंने पॉलिटी पढ़ रहा हूँ या स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, तो जब कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ लूंगा, लाइक मैंने 5-6 चैप्टर्स पढ़ लिए, तब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी और डेली बेसिस पे की थी। लाइक मैंने हफ्ते में 3-4 दिन तो आंसर्स लिख ही लेता था और 2-3 आंसर्स एक दिन में लिखता था। क्वेश्चंस मैं कहाँ से पिक करता था, जो पीवाईक्यूज होते थे। अब जब आप डेली आंसर्स लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करो कि आपका कोई दोस्त हो या आपका सीनियर हो या आपका कोई मेंटर हो, वो आपके आंसर्स को चेक जरूर करे। जब तक आपके आंसर्स चेक नहीं होंगे तब तक उनमें आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। खुद से इनिशियल डेज पे चेक करना मुश्किल होता है। और आंसर्स लिखने कैसे हैं, उसके लिए टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल है। क्वेश्चंस को ब्रेक करना है, क्वेश्चंस के 2-3 पार्ट्स बनाने हैं, हेडिंग सब हेडिंग का यूज करना है और पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है। कोशिश कीजिए कि हर आंसर में 1 या 2 मैप आप बना सकें। और आंसर का जो क्रक्स है उसको हमें एनालिसिस करना है। हमें सिर्फ पॉइंट गिना कर नहीं आना। जब तक आप एनालाइज नहीं कर पाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। अल्टीमेटली आपको आईएएस बनने के बाद डिसीजन ही लेने हैं। और दूसरी बात, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाएं, ताकि अगर आप कोई टेस्ट लिखने जा रहे हैं तो आप उसके 2-3 दिन पहले अपने पूरे नोट्स को रिवाइज कर सके। जब आप रिवाइज कर पाएंगे तो आपके आंसर्स हवा में नहीं लगेंगे और आपको जो क्रक्स होगा आपके नोट्स का वो याद रहेगा। और जब आप डेली आंसर्स लिख लें, लाइक आपने 5-6 महीने की डेली आंसर राइटिंग कर ली है, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर रहे हैं। जिस डेट में दिया गया है प्लस माइनस 2-3 दिनों में आप उस टेस्ट को लिख पा रहे हैं। और जिस भी टेस्ट को आपने लिखा है वहाँ पर आप टॉपर्स कॉपीज के सेक्शन में जाइए और उस टेस्ट के टॉपर्स की कॉपीज देखिए, और देखिए कि आपकी कॉपी में क्या कमी रह गई है और उन दोस्तों की कॉपी में क्या अच्छी चीज़ें हैं, और आप वहाँ से सीखिए। जब आप डेली सुधार करेंगे तब आपके आंसर्स अच्छे होंगे। इसमें मेरा जो एक मोटो रहा है वह यह है, 3-4 लाइनों में समझाता हूँ मैं आपको, कि कुछ लिख कर सो कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़ कर सो। अर्थात हमें डेली इंप्रूवमेंट करना है। भले ही आज आपका आंसर 4 नंबर का है, 4 नंबर के लेवल का है, बट अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो वो 6 महीने बाद 6-7 नंबरों का आपका आंसर हो जाएगा।
टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक क्रैक्स बन जाता है, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी है, 1 साल का तो पूरा एग्जाम साइकिल है। अगर आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप स्ट्रेस्ड रहेंगे और आप पैनिक करेंगे। एक मैंने जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क अपनाया था वह यह था कि आप लेट से आपने जून से तैयारी स्टार्ट की किसी भी साल के, तो आप जून से लेकर के फरवरी तक आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। जब फरवरी आ जाए तब आप फरवरी से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो जो एक मिथ है, जो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि आपको डेली सुबह जग कर पढ़ना है, और वो हमें कहते हैं कि आप 4 बजे 5 बजे जगो। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 4 बजे जग भी गए और आप सही से नहीं जगे हुए हैं, आपका जो माइंड है वो ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है, तो आप 4 बजे जग करके भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं लेट जगता था, जितने बजे मेरा माइंड सही काम कर रहा होता था प्रॉपर नींद लेने के बाद, तो मैं लगभग 10-11 बजे जगता था। बट एक बार जब मैं जग जाता था, तब मैं ये मेक श्योर करता था कि अब मेरा पूरा टाइम, लगभग 70-80% मेरा दिन का टाइम या रात का टाइम मेरी प्रिपरेशन पे ही जाना चाहिए। उसमें मैं अपने घर में भी 1-2 बार बात करता था, दोस्तों को भी थोड़ा बहुत टाइम दे देता था, और मैं संडे को हमेशा हाफ डे लीव लेता था। क्योंकि अगर आप सातों दिन हफ्ते में पढ़ रहे हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और आपके माइंड को एक वो लेवल चाहिए होता है कि वो फ्रेश फील करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ काम वैसे भी करें जो आपको एंटरटेनमेंट देते हों या आपको सुकून देते हों। मैं थोड़ी बहुत म्यूजिक्स भी सुनता था, गजल्स भी सुनता था, ताकि जो माइंड है वो थोड़ा फ्रेश फील करे और वहाँ पर पीस बनी रहे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो वीकली टारगेट्स हैं, आप उन टारगेट्स को अचीव करो। और जो मैकेनिकल डिवीजन है दिन का, कि लाइक 8 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है, ये आप मत करना, क्योंकि इससे आप मशीन बन जाते हो। आप तभी पढ़ें जब आपका मन अच्छा लग रहा हो और आपको मजा आए। बस आपको अपने टारगेट्स के पीछे भागना है, दिन में आपने कितने घंटे पढ़े उसके पीछे नहीं भागना है। हाँ, नोट्स बनाने का जो काम है वो हिंदी मीडियम में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसके लिए जो पहली मैंने अपनाया था कि आप पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको पढ़िए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और हो सके तो उनके मॉडल आंसर्स भी देख लेना। इसके बाद भी नोट्स नहीं बनाने हैं, आप 1-2 टेस्ट लिखिए उस सब्जेक्ट के। जब आप इतने सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बुक का कौन सा हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटी में पार्लियामेंट तो आएगा ही आएगा, इकोनॉमी में आरबीआई तो पूछेगा ही पूछेगा। तो जब आप हर सब्जेक्ट्स के हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट एरियाज को फाइंड आउट कर लें, उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और इसमें एक सिंगल स्ट्रेटजी ये रखनी है कि हमें कॉपी में वही लिखना है जो हमें याद नहीं है। हमें एनालिसिस नहीं करना कॉपी पे, हमें सिर्फ डिक्टेट करना है, सिर्फ पॉइंट्स डालने हैं, फैक्ट्स डालना है। और अगर आपको डिक्टेट कर लोगे तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक लाइन है तो आप आंसर्स में उसको 10 लाइन में लिख सको। तो इसको छोटा से छोटा रखना है, और इतना छोटा करना है कि अगर आपका प्रीलिम्स है तो आप प्रीलिम्स के 3 दिन पहले पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर सको, और अगर जीएस 1 का मेंस का पेपर है तो उसके आप 2-3 घंटे पहले उसको रिवाइज कर सको। तो जब आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि मैं एनालाइज नहीं करूंगा और सिर्फ डिक्टेट करूंगा, तब आप अपना सकेंगे। लाइक आप पार्लियामेंट में नोट्स बना रहे हैं, तो पार्लियामेंट का जो एनालिसिस है कि ये कैसे फंक्शन करती है, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, डिबेट्स का लेवल क्या है, हमको ये सब नहीं लिखना। हमें उसके आर्टिकल्स लिखने हैं, हमें उसके पदाधिकारी लिखने हैं, हमें कमेटीज की रिपोर्ट्स लिखनी है। अब लाइक इन्फ्लेशन है, तो हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा वो नहीं लिखना है, हमें ये लिखना है कि इन्फ्लेशन की जो वेरियस टर्म्स हैं वो लिखना है, इन्फ्लेशन के टाइप्स लिखना है, जैसे रेपो रेट्स हैं, तो हमें सिर्फ डेटा लिखना है, हमें उसको एनालाइज नहीं करना अपने नोट्स पे। हाँ, हमें उसको पढ़ना है और एक कॉम्प्रिहेंशन करना है उसका कि हम अपने आंसर्स में कैसे लिखेंगे। तो अगर आप शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स के आपने जो पढ़ा है वो आप अपने आंसर्स में नहीं ला पाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम डोंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला काम हमें यह नहीं करना कि खुद से हम झूठ बोल रहे हैं। लाइक मैंने कोई टारगेट बनाया हुआ है और उस टारगेट को मैंने पूरा नहीं किया, और अब मैं खुद से कह रहा हूँ कि यार ये तो मेरा टारगेट था ही नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ इतना था। अगर आप किसी और से झूठ बोल लेना, बट आप खुद से झूठ मत बोलना। जो भी आपका टारगेट अगर अचीव नहीं हो पा रहा है तो आप हाँ स्वीकार करना कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, और आपके जो नेक्स्ट टारगेट हो आप वहाँ पे तेजी से लगना। दूसरा डोंट्स ये है कि आपको किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हर टॉपर की अपनी अलग स्ट्रेटजी होगी। जैसे मैंने किसी को फॉलो किया होगा, मैंने उनसे सीखा होगा, बट इस तैयारी के दौरान आप इवॉल्व होते हो, आप कुछ अपने पॉइंट्स लेके आओगे, आप अपनी पर्सनैलिटी लेकर के आओगे। तो आपको किसी टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तीसरा डोंट्स ये है कि अगर आप जो भी मतलब मटेरियल्स पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप पहले देखिए कि उनकी क्वालिटीज कैसी हैं। मार्केट में इतने पीडीएफ्स अवेलेबल है, इतने जीरोक्स शॉप चल रही हैं, वहाँ पर इतना मटेरियल है कि आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको 5 साल लग जाएंगे। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। चौथा डोंट्स, सोशल मीडिया का उपयोग हमको वाइजली करना है। हमें ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं,
अब उन्हीं अकाउंट्स को फॉलो कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी में आपको हेल्प कर रहे हों। और अकेला नहीं होना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, फैमिली से बातें करनी है और दोस्तों से सीखना है और मोटिवेटेड रहना है। अब अगर हम डूज की बात करें तो जो ये नहीं करने, अगर आप उनको नहीं करेंगे तो वो डूज में आ जाएगा। साथ ही जो भी आप स्टार्ट करें, आप ये मेक श्योर करो कि आप पहली बार में एक बुक पढ़ रहे हो। मैं क्या करता था, मैंने कभी इकट्ठा बुक्स नहीं खरीदी। मैंने एक बार में एक बुक खरीदी है और जब वो बुक मेरी खत्म हो जाती थी तब मैं दूसरी बुक की ओर जाता था। जब आप बहुत सारी मतलब पूरा मटेरियल्स लेके आते हैं तब फिर थोड़ा डिमोटिवेट फील करते हैं कि इतना मटेरियल हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो आप एक बार में एक चीज खरीदो और उसको खत्म करो। दूसरा, वो जो हमें सेटबैक्स मिलेंगे, जैसे मैंने प्रीलिम्स में सेटबैक्स फेलियर फेस किया था, तो सेटबैक से बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि वो हमको कहीं न कहीं बेहतर बनाते हैं। तो जो भी असफलताएँ हैं, जो भी चुनौतियाँ हैं, उनसे हमें उनको स्वीकार करना है और उनसे आगे बढ़ कर के सीखना ही है, ताकि जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, वो हमको बेटर कर पाए। चूँकि मैंने अपनी तैयारी थोड़ी दिल्ली में भी की है और बहुत सारी घर में भी की है, और मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे दोस्तों के साथ रहा है, जो दिल्ली से प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ घर से भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी तक ये समझ पाया हूँ कि आप प्रीलिम्स तक तो आप घर से रह के तैयारी कर सकते हैं, जो बेसिक स्टडीज आप घर से कर सकते हैं। बट जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, तब तक दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है। हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत महंगा है वह। जब आप एक बार प्रीलिम्स निकाल लें, तब आप एक बार सोच सकते हैं कि आप दिल्ली जा सकते हैं, और जो मेंस की आंसर राइटिंग है, तो 3 महीने आप दिल्ली में रहकर मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप घर आ सकते हैं। तो दिल्ली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहें तो प्रीलिम्स के बाद और मेंस तक दिल्ली में रुक सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो ऐसा था, क्योंकि अब मुझे आईएएस मिल रहा है, तो लाइफ में मुझे लगभग एक बार ही देने का मौका मिला है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इस एक्सपीरियंस को कभी भूल पाऊंगा। मेरा जो बोर्ड था वो ऑनरेबल वीबी स्वयं सर का था, और उन्होंने मुझको बहुत अच्छा फील कराया। मेरी हॉबी से क्वेश्चन थे, मेरी हॉबीज थी हिंदी नॉवेल्स पढ़ना और वेब सीरीज देखना। इवन चेयरपर्सन सर ने बोला कि आप जो पंचायत का 3rd सीजन आ रहा है, आप उसको पक्का देखिएगा। तो ये एक बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे गृह जनपद चित्रकूट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हिंदी साहित्य जो कि मेरा ऑप्शनल था, वहाँ से क्वेश्चंस थे, लाइक कि हम तुलसीदास कबीर को ज़्यादा क्यों याद रखते हैं, वर्तमान समय के कवियों को क्यों नहीं याद रख पाते हैं। तो एक होलसम एक फीलिंग्स थी ये, और ये मैं इनको हमेशा कैरी करने वाला हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है, जब हम लोगों का मेंस क्लियर हो जाता है तो हम सभी एस्पिरेंट्स खूब सारे मॉक इंटरव्यूज देते हैं। लाइक मैंने भी लगभग 13 से 15 मॉक इंटरव्यू दिए हैं। अब जब वह यूट्यूब पे आते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, या लोगों को ऐसा लगता है कि हमने वहाँ से कोचिंग की है। तो यह एक मिथ है। सिर्फ हम लोगों ने उन कोचिंगों पर सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया है और वहाँ से कोई कोचिंग नहीं की हुई है। तो वह आप उनको सिर्फ मॉक इंटरव्यू की तरह लीजिए, ना कि हमने वहाँ से कोचिंग की हुई है। मेरे पास एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल था, जो मुझे फ़ील कराता था कि नहीं यार तुम कर सकते हो। तो जब भी मैं थोड़ा निराश होता था तो उन लोगों से बात कर लेता था। और दूसरी बात, मैं टेस्ट देते रहता था, चाहे वो मेंस का टेस्ट हो या प्रीलिम्स का टेस्ट हो। और जब उन टेस्ट के मार्क्स आते थे तो वो अच्छे होते थे और उनसे मेरे को एक अच्छी फीलिंग आती थी। साथ ही जो मेरे इंटरेस्ट थे, लाइक क्रिकेट देखना हो गया या गाने सुनना हो गया, मैं इनको एक्टिवली फॉलो करता था। मैं अगर पढ़ भी रहा होता था तो कभी-कभी गाने सुन लेता था। अगर आप अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं, अपनी फैमिली और दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो आप पाएँगे कि आप ज़्यादा देर तक निराश नहीं रह पाएँगे और आप मोटिवेटेड फ़ील करेंगे। और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा नज़र रखनी है कि मैं किस लिए दिल्ली आया था, किस लिए अपने घर में तैयारी कर रहा हूँ, और अपने पेरेंट्स के सपनों को याद रखना है, तो आप ज़ाहिर है कि निराश नहीं होंगे। यह बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो मैं 16 तारीख से फेस कर रहा हूँ। और हालाँकि मैंने कोचिंग जॉइन की थी, बट वह कोचिंग मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं थी, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। तो मैं इसको बेटर बता पाऊँगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की थी। और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और आपको जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, वह ठीक है, तो आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। रिसोर्सेज यहाँ सबको पता है, इवन मैंने फ़ील किया, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, उसको भी रिसोर्स पता है कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है। अब रिसोर्सेज फॉलो कीजिए अच्छे, आप उनके नोट्स बनाइए। हालाँकि आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा था, उसको आप एनालाइज़ कर पाएँगे कि आपने सही पढ़ा था या गलत पढ़ा था, और जो आपका कंटेंट होगा वह ठीक होगा। तो कोचिंग बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और दिल्ली से रह के प्रिपेयर करना तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। तो कोचिंग बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप एक अच्छे दोस्त ग्रुप बनाइए, पीयर ग्रुप बनाइए, थोड़े आप सीनियर से बात कीजिए, और बहुत सारा गाइडेंस यूट्यूब में, गूगल पे, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप उन सबका वाइज़ली यूज़ कीजिए। यहाँ पर जो मेरे इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं, उनके पास बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। बट जो मेरे हिंदी मीडियम के साथी हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान
अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। आपको ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर नहीं लाना है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम आईएएस नहीं बन सकते हैं। रवि सिहाग सर ने, दिव्या मैम ने, या जो भी अदर टॉपर्स हैं, उन सब ने हमको दिखाया है कि हम 18वीं रैंक भी ला सकते हैं, हम 20वीं रैंक भी ला सकते हैं और हम टॉप 100 के अंदर आ सकते हैं। जैसा कि पास ने कहा है कि सबसे खतरनाक है अपने सपनों का मर जाना। तो अपने सपनों को कभी मत मरने दीजिएगा, भले ही आपका मीडियम कुछ भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। अगर आप सपने बड़े देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप डेली मेहनत करेंगे, तो मेरा भरोसा है और मेरा यह विश्वास है कि जैसे मैं कर पाया हूँ, वैसे आप भी कर पाएंगे। थैंक यू।